ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? फोर्थ। ठीक है, तीन तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। कौन कौन सा? फर्स्ट हमने पढ़ा था हाउस होल्ड के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में, एंड थर्ड हमने पढ़ा था बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में। तो एक बार मैं हाउस होल्ड अब नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इंडस्ट्री से आपको एक बार रिविजन करवा देती हूँ। तो इंडस्ट्री से हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट हमने पढ़ा था अल्कोहल, और अल्कोहल में आप बियर, वाइन, रम और जिन और विस्की, ब्रांडी, वोडका, इन सब के अंदर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जल्दी से लिखिए। ठीक है, और वीडियो पॉज करो और जल्दी से इन सब का अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन लिखो। एंड ये कौन से रॉ मटेरियल से ऑब्टेन होता है ये भी फटाफट लिखो। फिर अल्कोहल बनाने वाली ईस्ट का नाम क्या है और वाइन बनाने वाली ईस्ट का नाम क्या है, दोनों का नाम लिखो। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने किया था? ठीक है, और उसमें साइंटिस्ट कितने इन्वॉल्व थे एंड ईयर कौन सा था, जल्दी से लिखो। फिर हमने पढ़ा था बैक्टीरियल एंटीबायोटिक और फंगल एंटीबायोटिक और एक्टिनोमाइसिटीज एंटीबायोटिक। तो इसमें हमने पढ़ा था बेसिट्रासिन, एंड बेसिट्रासिन ऑब्टेन होता है किससे? ठीक है, और फिर फंगस में पेनिसिलिन कहां से ऑब्टेन होता है? कमर्शियली प्रोड्यूस होता है क्राइसोजिनम। और फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या? टेट्रासाइक्लिन, और एक हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोसिन। स्ट्रेप्टोसिन ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस, और टेट्रासाइक्लिन को हम लोग और क्या बोलते हैं? ओरियोमाइसिन। तो ये ऑब्टेन होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस से। ठीक है, तो ये रिवाइज हो गया। फिर थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे बायो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, एंड बायो एक्टिव सब्सटेंस हमने पढ़ा था। इसके अंदर पहला एंजाइम हम लोगों ने पहला हमने ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सा था? सबसे पहले लैक्टिक एसिड, फिर ग्लूकोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक लास्ट हमने पढ़ा था ब्यूटाइलिक एसिड। चलो ये बताओ कहां से ऑब्टेन होगा? लैक्टोबैसिलस, ये दोनों ऑब्टेन होते हैं एस्परजिलस नाइगर से, एसिडोबैक्टर एसिटाई से, और बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, इनका यूजेस भी देख लीजिएगा। फिर हमने सेकंड यहाँ पे पढ़ा था, सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल प्रोडक्शन। ठीक है, फिर थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। चलिए जी, तो एंजाइम में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले आएगा प्रोटीएज एंजाइम, फिर आएगा इसके अंदर लाइपेज एंजाइम। एंड प्रोटीएज और लाइपेज इन दोनों का यूज होता है कहाँ पे? डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर। और फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे पैक्टिनेज एंजाइम, और पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा, तो ये जूस क्लियरेंस की तरह यूज होता है। फिर आता है अमाइलेज एंजाइम, तो अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो माल्टोज क्या होता है? शुगर होता है जिसका स्वीटनेस ज्यादा होता है, तो ये ब्रेड की सॉफ्टनिंग और स्वीटनेस को इंड्यूस करने के लिए यूज होता है। फिर हमने लास्ट पढ़ा था स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होगा दैट इज द क्लोट बस्टर। एंड क्लोट बस्टर सो बेसिकली ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लोट होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन होगा कहां से? स्ट्रेप्टोकोकस से। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे बायोकेमिकल ड्रग, मेडिसिनल ड्रग के बारे में। तो एक तो हमने इसमें पढ़ा था स्टेटिन, है ना, और स्टेटिन ऑब्टेन होगा मोनोस्पर्स परप्यूरस से। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है? कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। कैसे? कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस के अंदर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, क्या नाम बताया था? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है इसके सबस्ट्रेट कौन है? तो इसका सबस्ट्रेट होता है मेवेलोनेट। तो ये बेसिकली इस एंजाइम के लिए मेवेलोनेट और स्टेटिन के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है मैम, प्लस उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था यहाँ पे क्या? साइक्लोस्पोरिन के बारे में। एंड साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ऑब्टेन होता है कहां से? हाँ, तो ये ऑब्टेन होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। कहां से?
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा क्या होती है? फंगस होती है, याद रखना, ठीक है। एंड मोनोस्पर्म परफ्यूरस क्या होता है? ईस्ट होता है। मोनो मीन्स क्या? वन, एंड ईस्ट क्या होती है? यूनिसेल्यूलर। तो ध्यान रखना, मोनोस्पर्म परफ्यूरस क्या होता है? ईस्ट। मोनो मीन्स वन, तो यूनिसेल्यूलर क्या होता है? ईस्ट। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या हो जाएगा? फिलामेंटस फंजाई हो जाएगी। तो ये सारा डिवीजन हो गया। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन के बारे में, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और जो बायोगैस प्लांट था ना उसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। बन गया डायग्राम? अब आप बायोगैस की कॉम्पोजिशन लिखो। तो उसमें पढ़ा था हमने मैथेन कितना होगा? 50 से 70%, CO2 30 से 40%, बाकी H2S गैस, N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ये कितनी होगी? अप्रॉक्स 10% होगी, ठीक है। एंड बायोगैस का प्रोडक्शन के अंदर सीक्वेंस क्या पढ़ा था हमने? पहला सॉल्युबलाइजेशन होगा, दूसरा एसिडोजेनेसिस होगा, थर्ड वन मेथिनोजेनेसिस होगा। सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम, सॉरी हाइड्रोलाइटिंग बैक्टीरिया, और जिनको हम बोलते हैं डीकंपोजर, है ना। तो ये मोनोमर्स कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल हो गए, ठीक है। अब मोनोमर्स को फिर एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिर एसिड से एसिड फेवरेबल कंडीशन होती है किसके लिए? मैथेनोजेंस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रो करेंगे मैथेनोजेंस और वो प्रोड्यूस करेंगे मैथेन। फिर हमने पढ़ा था कि बायोगैस प्रोडक्शन जो है इसका ये प्लांट किसने बनवाया था? सबसे पहले डेवलप किया था IARI और KVIC। फुल फॉर्म क्या है IARI का? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और दूसरा KVIC, के खादी, वी खादी एंड विलेज क्या? इंडस्ट्री कमीशन, तो इंडस्ट्रियल कमीशन, है ना। तो ये चीज हो जाएगा। फिर उसके ड्रॉबैक भी हमने पढ़े थे और उसके बेनिफिट भी हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं आपको फोर्थ यहाँ पे हम लोग फील्ड डिस्कस करने जा रहे थे, उसके बाद 2 फील्ड और बचेंगे और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, हाँ जी। तो फोर्थ इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। तो पहले मैं आपको इसको रफ तरीके से समझाऊंगी, फिर मैं आपको फेयर तरीके से समझाऊंगी। तो देखो सीवेज क्या होता है? दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट, जो हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है दैट इज द सीवेज। अब यू नो वो जो गंदा पानी निकल रहा है ना, तो क्या उसको डायरेक्टली हम लोग रिवर के अंदर ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो उसको हाईली पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेस पॉल्यूटेड के अंदर, और लेस पॉल्यूटेड कन्वर्ट होने के बाद उसको हम लोग रिवर में ऐड कर सकते हैं। बट कुछ कंट्रीज तो इतनी भी मतलब आगे एडवांस चल रही है जो बिल्कुल इस सीवेज वाटर को पूरा क्लीन करके वापस पीने लायक पानी बना देती है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या तरीका होता है? तो अब मुझे बताओ जो सीवेज वाटर होता है उसमें बेसिकली होता क्या है? जो गंदा पानी नाली से निकलता है ना, क्या होता है उसमें? तो आपने देखा होगा, पहला हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। सो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो अब इसको कैसे हटाओगे आप? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कैसे हटाओगे? तो यू नो ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है ये बैक्टीरिया का एक तरह से मैं बोल सकती हूँ फूड होता है। तो आपने देखा होगा कि जो लाइक गंदा पानी होता है ना उससे बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। सो ये क्या करेगा? इसमें जितना भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको सब कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर टेक्निकली ये बैक्टीरिया का क्या होता है? फूड होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने इस खाने को खाता रहेगा और बैक्टीरिया का तो नंबर इंक्रीज होता रहेगा पर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो हम बोल देंगे पानी क्या हो गया? साफ हो गया। बाकी इसके अलावा हम बोलेंगे कि पानी के अंदर मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं और उसमें पेस्टिसाइड भी हो सकता है ना, और इसके अंदर पैथोजेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी होगी और इसके अंदर पेबल्स होंगे, पत्थर होंगे। तो देखो इसको ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है?
पहला मैं आपको देखो, यहाँ मैं टोटल आपको 3 ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। 3 तरह का ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना। इसमें से एक ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पानी को छानते हैं और आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए स्टेगनेंट। तो होता क्या है कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 टेक्निक यूज करते हैं, पहली फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन पानी को छानना और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। तो हो गया। अब इसके बाद ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर होता है, इसको अब हम लेके जाएंगे कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेसिकली इन्वॉल्व होता है कौन, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। नॉट ओनली बैक्टीरिया बट यहाँ पे फंगस भी ग्रो करेगी। तो बैक्टीरिया और फंगस खूब मजे से क्या करेंगे, ये तो इनका खाना हो गया, तो ये इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे, है ना। अच्छा, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जो वाटर इधर जो जा रहा है ना, इसका प्रॉपर एरेशन करना होगा। अब ये एरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंगस जो ग्रो होंगे, ये कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनको चाहिए होगी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, सप्लाई हो इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वहां पे वाटर को एजिटेट किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बनाया हुआ है, एक मोटर पंप लगाई हुई है। तो बेसिकली वो वाटर को क्या करता है, एजिटेट करेगा। तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो रिक्वायर्ड होगा बैक्टीरिया और फंगस के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इसमें जितना भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो सारा खाना शुरू कर देंगे। तो अब मैं इसके बाद बोलूंगी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होगा, इसका तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बट साइड में एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा पॉइंट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया या फंगस का, ठीक है, नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और इनको चाहिए होता है ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया और फंगस पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करना शुरू कर देंगे। और बैक्टीरिया का जब नंबर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उसका कंजप्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे इसको बीओडी। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी के अंदर क्या होता है, एक तो होती है डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन। बताओ कैसे, घर में गैस के ऊपर पानी को रखो, उसको बॉईल करो, तो आपने देखा होगा पानी में से बबल्स बाहर आते हैं ना, तो वो क्या है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है। तो वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है धीरे धीरे क्या होगी, वो बैक्टीरिया फंगस यूज करता जाएगा। तो यहाँ पे बीओडी है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया और फंगस इसका क्या करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे। तो बैक्टीरिया और फंगस का जब नंबर बढ़ेगा तो बीओडी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा है, ये मैं भी रफ समझा रही हूँ, अभी फिर मैं वापस समझाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। अब तुम एक चीज सोचो कि धीरे धीरे जब ये बैक्टीरिया फंगस का नंबर बढ़ेगा तो ये कंज्यूम कर लेंगे क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जब सारा ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब खत्म हो जाएगा तब इन बैक्टीरिया और फंगस को फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर बैक्टीरिया और फंगस की धीरे धीरे अब क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बीओडी भी क्या होगी, कम होने लग जाएगी। और जब बीओडी कम होगी तो हम बोलेंगे कि डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये अगेन सेम टू सेम आपके दिया हुआ है कहाँ पे, पॉल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे कि सिलेबस कम हो गया होगा। बेटा सीबीएसई ने भी सिलेबस मतलब मैक्सिमम वो कम किया है जो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 के अंदर उन्होंने टॉपिक उड़ाया है कौन सा, प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म। एंड आपने तो पढ़ा है सेकंड चैप्टर 12th के अंदर जो पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर किसका है, एंजियोस्पर्म का तो है। तो वहां पे तो वैसे भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए उन्होंने उसको हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन समझ आ रहा है। तो देखो इन्होंने टॉपिक भी वो उड़ाए हैं जो क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे अभी आपका फर्स्ट चैप्टर उड़ाया है,
तो फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक उड़ा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे भाई ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो ना, तो वो तो था क्या, जस्ट एक रिवीजन था। तो इसमें तो नुकसान ही हो रहा है ना आपका, कि आपका रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो वो चीजें बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज समझ आ गया। अब देखो इसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर था वो तो सारा हो गया खत्म, तो चलो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब इन पेस्टिसाइड हो गए, इन पैथोजन, इनको कैसे हटाएंगे? ठीक है, अब देखो ये वाला जो वाटर होता है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आप इसको डायरेक्टली रिवर में भेज सकते हो, बट अगर इस पानी को वापस डोमेस्टिक के लिए आपको यूज करना है ना, घर में भेजने के लिए अगर आपको यूज करना है, तो इसमें से पेस्टिसाइड, पैथोजन हो गए, केमिकल्स हो गए, ये आपको रिमूव करने होंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्लोरीन गैस, या फिर हम लोग यूज करते हैं परक्लोरेट। क्या यूज करेंगे? परक्लोरेट केमिकल होता है, या फिर इसके लिए हम लोग यूवी लाइट यूज कर सकते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर में हमारा आरओ लगा होता है ना, आरओ नाम ही क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने चार्ज क्या लगा दिया, पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया नेगेटिव, तो पानी के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो एडेयर हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे इधर एडेयर हो जाएंगे। ये सारा ट्रीटमेंट मोर और लेस ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद इसको फिर पढ़ेंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया? दो प्रोसेस आपने यूज किए, एक तो फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। तो ये स्टेप कैसा है? ये टेक्निक तो फिजिकल टेक्निक है ना? जी हाँ, तो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं फिजिकल मेथड। अब सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है इसमें आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया और फंजाई, मींस सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होगा? बायोलॉजिकल। तो इसको बोला जाएगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। समझ आ रहा है? और ये होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जहां पे आप लोग केमिकल्स भी यूज कर रहे हो। यूवी लाइट क्या होती है? यूवी लाइट तो फिजिकल होता है, एंड क्लोरीन गैस हो गई, पर क्लोरेट हो गया, या फिर हम लोग और जिरकोनियम भी यूज कर सकते हैं, जिरकोनियम। तो ये सारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। सो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि जो टर्शरी जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले ये क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दो टर्म और यूज करने वाली हूँ। एक मैं टर्म यूज करूंगी स्लज, और एक टर्म में यूज करूंगी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट तो आप सबको पता ही होगा। क्या टर्म यूज करने वाली हूँ? इफ्लुएंट, और एक मैं टर्म यूज करूंगी स्लज। जैसा कि मैं स्लज आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्लज क्या होता है? स्लज का मतलब होता है वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पानी की टंकी है और इसमें मैंने क्या किया? सेडिमेंटेशन करवा दिया। तो सेडिमेंटेशन करवाने पर जितने भी जो पत्थर वगैरह होंगे वो सारे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, है ना? तो ये ऊपर का जो क्लीन वाटर होता है, इस क्लीन वाटर को बोला जाएगा इफ्लुएंट, एंड ऊपर वाला मतलब सुपरनेटेंट। सुपर, ऊपर, तो ये होता है सुपरनेटेंट, और नीचे की तरफ ये जो वेस्ट होता है इसको बोला जाएगा स्लज। कौन समझ आ रहा है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो क्लीन वाटर होगा उसको बोला जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट, बट प्राइमरी इफ्लुएंट में होगा क्या? ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, जिसको हम लेके जाएंगे कहाँ पे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। सब समझ आ जाएगा। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर वाटर जब पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, तो जो स्लज बनेगा उसको तो बोलेंगे सेकेंडरी स्लज, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर क्लीन होगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट, एंड सेकेंडरी इफ्लुएंट को लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पे? टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करूंगी इफ्लुएंट, और एक टर्म में यहाँ पे यूज करूंगी स्लज। तो स्लज मतलब क्या होता है? वेस्ट। ऐसे स्लज का मतलब होता है बचा खुचा ना। अच्छा, घर पे किसकी होम साइंस चल रही है
ऐसे तो कोई महान लोग नहीं है ना जो साइंस से होम साइंस में ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, घर पे ऐसा तो नहीं चल रहा है ना, पिज्जा बन रहा है, हाँ केक बन रहा है, खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं, किताबें हमने साइड में रख दी है। ठीक है, तो ऐसा मत करना आप लोग। देखो, बहुत लाइक ऐसा कंडीशन है ना कि तुम लोग घर पे रहते हो, टीचर के साथ तुम लोगों का कांटेक्ट नहीं है, आप प्रॉपर एक बिल्कुल घर के एनवायरनमेंट में हो, तो अब आपको है ना स्टडी के लिए अपने आप को मोटिवेट रखने का आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं। अब पता नहीं, मैं तो कभी डाइवर्ट नहीं होती हूँ। आप अपने ब्रेन को सेकंड ऑप्शन देते ही क्यों? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी देखूं या पढ़ाई करूं, तो ब्रेन हमेशा क्या सोचेगा कि चलो मूवी देखें। आप ब्रेन को ऑप्शन ये देखो कि मैं बायोलॉजी पढूं या फिजिक्स पढूं, तो आपका ब्रेन चूज करेगा कि चलो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कल सुबह मुझे थर्ड ऑप्शन ये भी होता है कि कल मैं सुबह 8, मतलब जब भी आप सोते हो ना तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोया करो कि कल मैं जब सुबह उठूंगा ना तो 8 बजे उठना है और मुझे फिजिक्स पढ़ना है कल, और ये टॉपिक खत्म करना है। नहीं तो होता है क्या है, देखो हम लोग जो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना, और उठने के बाद जब हम सोचते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम तो उसी में वेस्ट हो जाता है कि आज मुझे करना क्या दिन भर, है ना। मेरा जो रूटीन है, मैं हमेशा यही सोच के सोती हूँ कि कल जब मैं उठूंगी ना, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी रही तो हम लोग बहुत लकी है बेटा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कल जब हम लोग उठेंगे ना तो मुझे कल बायोलॉजी का ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, कल मुझे ये काम करना है। तो जब आप उठते हो ना सुबह मॉर्निंग के अंदर, तो फिर सीधा आपका काम शुरू हो जाता है। पॉइंट समझ आया? तो उससे टाइम बहुत बचता है। ठीक है, चलो, तो अपने आप को घर पे मोटिवेट रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। तो ब्रेन को कभी दूसरा ऑप्शन दो ही मत पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई के अलावा ब्रेन को कोई ऑप्शन ही मत दो। ठीक है, चलो, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, फर्स्ट आ जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड पढ़ाऊंगी यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट। चलो, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, पहला हम लोग यहाँ पे करेंगे फिल्ट्रेशन, बट फिल्टर भी ऐसे सीधा नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि घर से जो सीवेज निकलता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उससे छोटे पत्थर भी होते हैं, और उनसे छोटे भी पत्थर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। अब उसका क्या मीनिंग, पहले आप जो नेट यूज करोगे ना, तो वो नेट के अंदर ऐसे यूज करोगे। ठीक है, फिर नेट जो नेक्स्ट आप यूज करोगे ना, वो आप नेक्स्ट वाला नेट ऐसा यूज करोगे। फिर नेक्स्ट वाला जो नेट यूज करोगे ना, वो ऐसा यूज करोगे। फिर नेक्स्ट वाला जो नेट यूज करोगे वो ऐसा यूज करोगे। अगर सपोज करो कि मैंने सीधा ये वाला नेट यूज कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? कौन समझ आ रहा है? सो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये हो गया फिल्ट्रेशन। तो पहला स्टेप हमारे पास हो जाएगा कौन सा, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये पहली टेक्निक है। और सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग सेकंड यूज करेंगे क्या, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, तो हम लोग सेडिमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो कर देते हैं सेडिमेंट। अच्छा, सीवेज का डेफिनेशन लिख देना, वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड। और यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, हाई पॉल्यूटेंट को लेस पॉल्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो जी, मैं डायग्राम बना देती हूँ उसमें। तो ये रहा डायग्राम, पहले आप ऐसे बनाएंगे, फिर आप ऐसे बनाएंगे, तो ये तो पाइप हो गया, फिर आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला होता है यहाँ पे प्राइमरी स्लज डाइजेस्टर, सॉरी प्राइमरी डाइजेस्टर। तो यहाँ पे मैं टर्म यूज करने वाली हूँ एसटीपी। एसटीपी होता है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये फुल फॉर्म याद रखना। क्या बोला मैंने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
तो आप लोग बेसिकली क्या करोगे, यहाँ से हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, ये सीवेज हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद जो सीवेज वाटर है वो यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसका सेडिमेंटेशन कर दोगे। पहले तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर दिया, अब आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी टैंक, है ना, प्राइमरी टैंक बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी सेडिमेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जब सेडिमेंट होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, पेबल्स हो जाएंगे, सैंड हो गई, वो सारी नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। एंड बाकी जो लकड़ी के बड़े टुकड़े होते हैं वो भी नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, है ना। तो इस वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, स्लज। तो यहाँ पे जो ना, जो भी वेस्ट होगा, पेबल्स होंगे, सैंड होगी, लकड़ी के बड़े टुकड़े हो गए, तो ये सारे क्या होंगे, सारे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्लज। और इस प्राइमरी स्लज को हम यहां से निकाल देंगे। ये तो हो गया प्राइमरी स्लज। उसके बाद ये ऊपर वाला जो क्लीन वाटर है, अभी पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत जो क्लीन हो गया है, इसको अब बोला जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। और इस प्राइमरी इफ्लुएंट को अब हम लेके जाएंगे कहां पे, फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब यहाँ पे एक और टैंकर होता है, ठीक है। तो इस टैंकर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे चल रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब मैंने आपको बोला था कि वाटर यहाँ पे कौन होता है, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फंगस ग्रो करेगा, तो उनके लिए चाहिए होगी ऑक्सीजन। तो हम करेंगे इसमें एजिटेशन। तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, लगा देते हैं पंखा, ठीक है, जो ऐसे घूमता रहता है। और ये रही इसकी ब्लेड, ठीक है। तो ये बढ़िया यहाँ पे एजिटेट करता रहेगा इसको। कौन समझ आया। अच्छा, ये वाटर जो यहाँ पे जा रहा है ना, इस वाटर को आप क्या बोलोगे, इस वाटर को हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को लेके जाएंगे हम कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे इसके अंदर ये वाटर आपने फिल कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि जो सीवेज वाटर होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, तो बढ़िया उनको ग्रो होने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बैक्टीरिया और फंगस खूब सारे ग्रो होने लगेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस टैंक को मैं क्या बोलूंगी, सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर। सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर बोलेंगे इसको ना, तो मतलब सेकेंडरी टैंक भी बोल सकती हो। सो बेसिकली यहाँ पे ग्रो होगा कौन, बैक्टीरिया और फंगस। और क्या होता है कि जब धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जब कंज्यूम होने लगता है ना, तो यहाँ पे फंगस की भी ग्रो होने लगती है। एंड आपने क्लास 11 पढ़ी होगी, तो फंगस कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। तो फिलामेंटस होने की वजह से यहाँ पे पूरा एक ऐसा मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस मैश के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोला जाएगा फ्लॉक्स। क्या बोला जाएगा इसको, फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ या बंचेस ऑफ, है ना। तो मास ऑफ फिलामेंटस फंजाई एंड बैक्टीरिया। फिलामेंटस फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और फंगस के यहाँ पे बन जाएंगे क्लम्प्स, और इन क्लम्प्स को क्या बोलेंगे हम, फ्लॉक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया और फंगस है, इसमें से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो तो उनका फूड है, उस फूड को वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो जब कंज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू तो क्या होती जाएगी, कम, और बैक्टीरिया जो होगा और फंगस होगा वो यूज करता जाएगा क्या, ऑक्सीजन। तो उसको बोला जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कुछ लोग बीओडी की फुल फॉर्म गलत बोलते हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी स्टार्टिंग के दिन इसको बोलती थी बायोलॉजिकल डिमांड, गलत था ये क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि ग्रीन कलर जो है ये मैं बना रही हूँ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और अभी के लिए मान लीजिए कि पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत है, हाई है, और शुरू में मान लीजिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं थे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो इसके अंदर बीओडी भी क्या होगी, कम होगी। तो मान लीजिए कि बीओडी यहाँ पे क्या है, कम है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगेगी वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगेगा।
तो बैक्टीरिया के थ्रू जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी फंगस के थ्रू फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे बीओडी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जब बैक्टीरिया और फंगस यूज करता जाएगा तो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती जाएगी, कम। तो देखो जब ये हाई था तो ये लो हो गया, एंड जब ये हाई है तो ये वाला लो हो जाएगा। ठीक है, अब जब पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जब खत्म हो जाएगा, तो पानी के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया और फंगस की डेथ होने लगेगी, तो बीओडी अगेन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वापस इंक्रीज होता जाएगा। और जब डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और बीओडी जब कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वाटर जो है वो क्लीन हो गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बीओडी इज समथिंग मतलब रिलेटेड टू वेस्ट वाटर, मतलब बीओडी इज अ इंडिकेटर ऑफ वेस्ट वाटर। यस, बीओडी ज्यादा होने का मतलब उसमें बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज्यादा है, और बैक्टीरिया और फंगस वहां पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, और अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो मतलब पानी कैसा है, पॉल्यूटेंट है। यस, तो बीओडी इज अ इंडिकेटर ऑफ वेस्ट वाटर, ऐसा हम फिर से पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा साइड में रफ में लिख दूं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेस्ट वाटर, वाटर उतना ही वेस्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व ऑक्सीजन। बताओ समझ आया या नहीं? ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे कब तक इंतजार करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बीओडी चेक करेंगे, एंड जब बीओडी डिक्रीज होने लगेगी तब हमको पता चल जाएगा कि हाँ जी पानी के अंदर ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वाटर कैसा हो गया, क्लीन हो गया। अब तुम सोचो कि ये बैक्टीरिया और फंगस जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम करेंगे तो साइमल्टेनियसली ये डिवाइड भी करेंगे, तो जब इनके अंदर खूब सारा डिवीजन होगा तो ये जो फ्लॉक्स का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे फ्लॉक्स होंगे ना वो अब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे बड़े बड़े फ्लॉक्स के अंदर, ये बड़े 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 फ्लॉक्स बन गए। तो एक तो चलो इस पानी के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो गई कि ऑर्गेनिक वेस्ट तो खत्म हो गया, बट दूसरी मुसीबत हो गई कि अब यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस ज्यादा हो गए। अब बताओ मैडम क्या करोगे? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये फ्लॉक्स क्या हो गए, साइज में बड़े हो गए, तो ऑब्वियसली जब फ्लॉक्स बड़े साइज के हो जाएंगे तो उसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी फोर्स, एंड अब हम क्या करेंगे, इन सारे फ्लॉक्स को नीचे सेडिमेंट करवा देंगे। कैसे? ऐसे देखो, अब इसको हम लोग एक नए टैंक में ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे, एक नए टैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और इस नए टैंक के अंदर यहाँ पे ये जो वाटर होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये रहा वो वाटर। ठीक है, जिसका क्या हो चुका है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है। कैसे हमने चेक किया, बीओडी को चेक करके, क्योंकि यहाँ पे बीओडी कम हो गई है और डिसॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया है। अब पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, फ्लॉक्स की प्रॉब्लम है, तो एक काम करेंगे, इस पानी को यहाँ पे हम लोग एज सच ऐसे ही छोड़ देंगे फॉर सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे जो जितने भी फ्लॉक्स होंगे ना बड़े साइज की वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे वेस्ट, क्या बोलोगे इसको, स्लज। स्लज कहाँ पे बन रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सो दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी स्लज। तो अब एक काम करेंगे, इसको यहां से निकाल देंगे बाहर, सेकेंडरी स्लज को। अब ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया और फंगस के जो फ्लॉक्स होंगे उनका क्या करेंगे मैडम, तो एक काम करते हैं, एक तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, तो मतलब जो आपने यहाँ पे बहुत सारे स्लज निकाले हैं ना बैक्टीरिया और फंगस जो थे, थोड़ा बहुत हम वापस इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम जो वाटर आएगा उसके ट्रीटमेंट में यूज हो जाएंगे ये, है ना, नेक्स्ट टाइम जो
प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा उसके अंदर ट्रीटमेंट में यूज हो जाएगा। तो मैडम आपने तो बोला था कि उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया फंगस होते हैं। हाँ जी होते हैं, पर उनको पानी के ट्रीटमेंट में कम होते हैं ना, तो उनको पानी के ट्रीटमेंट में टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिशनली और बैक्टीरिया फंगस ऐड कर देंगे। तो जब ज्यादा नंबर होंगे ऑलरेडी तो फिर वो फटाफट डाइजेशन हो जाएगा, इसलिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है तो ये स्लज, स्लज मतलब वेस्ट, बट ये कैसा है, एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेटेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो वेस्ट है वो जिंदा है। जिंदा मतलब बैक्टीरिया फंगस जिंदा होता है ना, सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्लॉक्स, सारे नहीं, कुछ फ्लॉक्स जो होंगे वो निकाल के हम लोग वापस यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब नया प्राइमरी इफ्लुएंट डालेंगे तो थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज यहाँ से इनोकुलेट कर देंगे। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ बैक्टीरिया और फंजी, मींस एडिशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। अच्छा, बाकी जो मोस्ट ऑफ जो स्लज होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज सेकेंडरी स्लज। तो इस सेकेंडरी स्लज में बेसिकली है क्या, लार्ज साइज ऑफ फ्लॉक्स, है ना। अब इस लार्ज साइज ऑफ फ्लॉक्स को हम लोग लेके जाएंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, सॉरी बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। तो यहां से हम सेकेंडरी स्लज को लेके जाएंगे बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। तो अब बायोगैस प्रोडक्शन कैसा प्रोसेस होता है, एरोबिक या एनाएरोबिक, एनाएरोबिक। तो इसको हम लोग लेके जाएंगे एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। तो वो सेम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना बायोगैस प्रोडक्शन, हाँ, तो उसमें जहां पे हमने गोबर ऐड किया था ना, उस गोबर की जगह हम लोग ये जो लार्ज साइज के फ्लॉक्स होंगे ना वो ऐड कर देंगे। तो मैडम क्या मैथनोजेंस इन बैक्टीरिया और फंगस की डेड बॉडी से, एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया फंगस सारे मर चुके हैं तो वो भी तो अब जस्ट क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया ना, तो उनके डेड बॉडी से अब मैथनोजेंस प्रोड्यूस करेगा मीथेन। ठीक है। तो आपको साइड बाय साइड जो है यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ बायोगैस का प्रोडक्शन भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से ये जो वाटर अब क्लीन हो गया आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट हो चुका है इसको बोला जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। और सेकेंडरी इफ्लुएंट को अब हम लेके जाएंगे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन गैस ऐड करेंगे, हाँ क्लोरीनेशन करेंगे, या फिर इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं परक्लोरेट केमिकल, या फिर यहाँ पे जिरकोनियम यूज कर सकते हैं हम, क्या, जिरकोनियम, या फिर यहाँ पे हो सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यूवी लाइट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अब जो ऑर्गेनिक मैटर तो सारा खत्म हो गया, मीन्स वाटर कैसा हो गया, लेस पॉल्यूटेड हो गया, तो इस लेस पॉल्यूटेड वाटर को हम या तो रिवर में ऐड कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर इसको डोमेस्टिक अगर इसका यूज करना है तो फिर ये सारी चीजें करेंगे। और इन चीजों से क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड होगा, पेस्टिसाइड, ठीक है, और पानी के अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो सारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे क्योंकि यूवी लाइट है ना एंड क्लोरीन गैस है। ठीक है। और प्लस पानी में और क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, पैथोजेंस, या फिर इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, हाँ पानी का देखो टर्बिडिटी जो होगा ना, पानी के अंदर एक गंदी सी स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल आती है ना, तो ये क्लोरीन गैस जो होता है ना परक्लोरेट होता है, तो स्मेल को भी वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो दिस इज टर्शरी ट्रीटमेंट। समझ आ गया बेटा, मैं लिटरली बता रही हूँ कि इस टॉपिक को समझाने में मैंने कितना एक्सपेरिमेंट किया है, तुम लोग अभी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। तो तुमको जितना सिंपल लग रहा है ना बेटा, ये था नहीं पहले। ठीक है। तो हालांकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है ना, देखो तो अब मुझे
मुझे बताओ फाइनली जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, मतलब ये एक फिजिकल मेथड है, ठीक है। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, दिस इज बायोलॉजिकल मेथड। कहाँ लिखूं, इसको हटा दूं, चलो तो ये हेडिंग आप लोग लिख लेना। तो सेकंड हो जाएगा कौन सा, बायोलॉजिकल मेथड। एंड जो थर्ड मेथड होगा टर्शियरी ट्रीटमेंट, तो ये फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा, तो इसको बोला जाएगा फिजियो केमिकल मेथड, ठीक है। बस ये सिंपल सी कहानी थी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार वापस समरी बता देती हूँ। तो देखो पहले पानी होगा, सीवेज जो होगा, तो सीवेज में क्या करेंगे, पहले सीवेज वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा क्या बच जाएगा, वेस्ट बच जाएगा, जिसके अंदर मिट्टी होंगी, पत्थर होंगे, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होंगे। तो ये जो चीजें यहाँ पे नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, इसको बोला जाएगा क्या, स्लज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट बनता है दैट इज द प्राइमरी स्लज, उसको तो हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो थोड़ा बहुत क्लीन वाटर होगा उसको बोला जाएगा इफ्लुएंट, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। अब प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। तो आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्राइमरी इफ्लुएंट ऐड कर दिया और इसके साथ में हमने थोड़े से बैक्टीरिया और फंगस भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा जिसको पूरा कंज्यूम कर लेगा ये बैक्टीरिया और फंगस। तो जब यहाँ पे धीरे धीरे बैक्टीरिया और फंगस क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन कर रहा है, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, उसको वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से तो इनको तो मजा आ गया ना, ओ वाह इतना सारा फूड, तो फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से ये जो फंगस और बैक्टीरिया का जो एक क्लम्स बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लॉक्स। तो जैसे जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस का नंबर बढ़ेगा तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे होती जाएगी कम और बीओडी बढ़ती जाएगी, है ना। अब बीओडी कम कब होगी, जब बैक्टीरिया और फंगस की डेथ होने लगेगी, ठीक है। और क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया है तो बैक्टीरिया और फंगस की डेथ होने लगेगी तो बीओडी कम होने लगेगी। जब बीओडी कम होगी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि देखो ये एग्जैक्टली ऐसे लिखना गलत है कि बीओडी इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा है कि बीओडी इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, है ना। तो इतने ज्यादा क्या होगा, वेस्ट वाटर होगा, तो उतने ही क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम होगा, ठीक है मैम। अब इसके अंदर क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर तो हो जाएगा खत्म और बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो उस कंडीशन में ये फ्लॉक्स का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। अब आप इसको लेके जाओगे नए टैंक के अंदर, ठीक है। अब इस नए टैंक के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे जितने भी जो फ्लॉक्स होंगे वो फ्लॉक्स नीचे सारे सेडिमेंट हो जाएंगे, तो ऊपर जो सुपर नेटेंट बचेगा, ऊपर जो क्लीन वाटर होगा, तो उस क्लीन वाटर को बोला जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब सेकेंडरी इफ्लुएंट को आप डायरेक्टली जो एक लेस पॉल्यूटेंट वाटर है उसको या तो आप रिवर में ऐड कर दो या फिर अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है तो उसको लेके जाओ टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए, समझ आ गया। अच्छा अब ये नीचे जो वेस्ट बचा है, फ्लॉक्स जो बचे हैं ना, तो ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, वेस्ट होता है, तो क्या बोलेंगे इसको, स्लज। कब बचा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्लज। अब इसके अंदर कुछ फ्लॉक्स को तो हम वापस नए प्राइमरी इफ्लुएंट को क्लीन करने के लिए ऐड कर देंगे, तो दिस इज इनोकुलेशन, सिंपल। तो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। स्लज मतलब ये यहाँ का वेस्ट है पर ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस जिंदा है ना, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज। एंड बाकी के जो मोस्ट ऑफ जो फ्लॉक्स होते हैं उनको भी हम पूरा खत्म करवा देंगे, उनका काम तमाम कर देंगे। कैसे, उनको हम लोग लेके जाएंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, मतलब इस स्लज को, वेस्ट को एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्ट करवा देंगे
और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज बायोगैस। तो इसके ऊपर इन डेड बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट करेगा कौन? मेथनोजेंस बैक्टीरिया। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? बायोगैस प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया पॉइंट? चलिए फिर उसके बाद हम करेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट, जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब इस तरीके से हमने जो अपनी इंडिया की मोस्ट मतलब सबसे बड़ी नदी में जो कंसिडर होता है गंगा नदी और यमुना नदी, हम उसको पूरा खराब कर चुके हैं। तो इसलिए 1984 के कब 84 तो 1984 के अंदर, तो 1984 के अंदर आया था गंगा एक्शन प्लान और फिर बाद में आया था यमुना एक्शन प्लान। तो उनका बेसिकली पर्पस क्या था? इस तरीके से वाटर का ट्रीटमेंट करना। पता नहीं, मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आता है कि जो गंदा पानी होता है उसको हमेशा रिवर में ऐड करने का आइडिया किसको आया होगा? और पता नहीं रिवर में क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग उसको। हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बह के चला जाता होगा। अरे कॉमन सेंस यूज करो ना, उसके जाने से ज्यादा तो क्या होता है, मतलब वो जो वेस्ट होता है बह के चला जाएगा, बट उससे ज्यादा आप सोचो ना कि आपने गंदा पानी अगर ऐड कर दिया तो आगे पूरा ऑलमोस्ट, देखो गंगा नदी हमारे इंडिया को काफी कवर करती है ना, तो सोचो कितने सारे लोग उससे इन्फेक्टेड होंगे। मतलब ये क्या लॉजिक है? कुछ और दिमाग में क्यों नहीं आता है कि वेस्ट वाटर का क्या करना चाहिए? तो खैर, एक तो ये ट्रीटमेंट हमें दिमाग में आ गया। चलो, तो इसमें शुरू हुआ था कौन सा? गंगा एक्शन प्लान। ये आप लास्ट में लिखना, ठीक है? तो एक आ जाएगा यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान, जो शुरू हुआ था 1984 के अंदर, याद रखना। और इसके अलावा था यमुना एक्शन प्लान। और इन एक्शन प्लान के अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि हम गंगा और यमुना को साफ कर देंगे। ठीक है, साफ कर देंगे, बट हुआ कुछ नहीं। आप दिल्ली के अंदर तो यमुना अगर देखोगे ना, लिटरली एक गंदा नाला है। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, तुम लोग इतनी जन्नत वाली जगह पे रहते हो ना, हिमाचल, ये मेरा ड्रीम लैंड था। क्योंकि शायद तुम लोगों को बहुत फैसिनेटिव लगता होगा दिल्ली जाना, मुंबई जाना। मैं दोनों जगह रह चुकी हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है वहाँ। मेट्रो सिटीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो शायद यही रीज़न है कि हिमाचल में यहाँ पे आना चाहती थी। तो ये तो मतलब इतना साफ सुथरा एनवायरमेंट है, प्लस यहाँ पे मतलब कोई किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है, बहुत सेफ है। एंड एक और चीज़ बात कहूँ, यहाँ मैंने एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा है गर्ल्स बॉयज़ का। हाँ, मतलब वो बहुत बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो खैर, आप लोग तो, और ऑब्वियसली वेदर तो यहाँ का अच्छा है ही है, तो मतलब तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो बेस्ट एनवायरनमेंट में तुम लोग रहते हो। जो बेचारे जैसे मान लो कि दिल्ली रहते हैं ना, उनको तो भयंकर, दिल्ली राजस्थान में तो भयंकर गर्मी होती है। वो मतलब भगवान जाने कैसे पढ़ाई करते होंगे। खैर मैंने भी की थी उस टाइम ना, मतलब बहुत दिक्कत होती है सच में। और मुंबई में तो बारिश का तो मतलब ऐसा है ना, भयंकर बारिश होती है, तो वहाँ पे तो मतलब काफ़ी सारे बच्चों की ऐसे ही क्लासेस छूट जाती है। तो मतलब तुम तो ऐसे सोचो कि तुम्हारे लिए तो एक बिल्कुल ना, तो ज़्यादा सर्दी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब इतना अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, तो पढ़ाई करने के लिए तो मतलब बेस्ट जगह है ये वाली। ठीक है, चलो बहुत होगी बातें, आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको 4th पढ़ाया क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब बस 2 फील्ड और बचे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।